RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 12 में केमिस्ट्री की यूनिट 12 जो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल चली हुई थी, उसमें हमारे कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणों में कुछ प्रमुख भाग हो गए थे जो हमने आपको पिछली वीडियो में प्रस्तुत किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पिछली वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जिसके द्वारा आप आसानी से अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अब इसी श्रेणी में हम आज की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के कुछ बचे हुए रासायनिक गुणों का हम आपके सामने वर्णन करेंगे। इनमें जो आज हम पॉइंट लेकर आए हैं वो RCOOH समूह के और अर्थात एल्किल समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं आज हम आपके सामने वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। इस समूह के कारण जो अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने H, OH, CO और COOH इन सभी प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करने वाली अभिक्रियाएं आपके सामने प्रस्तुत कर दी हैं। अब इसके बाद हमारा ये एल्किल समूह बचा हुआ है। इस एल्किल समूह के द्वारा जो अभिक्रिया प्रस्तुत होती है उसको बोला जाता है HVZ अभिक्रिया। HVZ हेल-वोल्हार्ड-ज़िलेंस्की, हेल-वोल्हार्ड-ज़िलेंस्की अभिक्रिया इसको कहा जाता है। अब ये हेल-वोल्हार्ड-ज़िलेंस्की अभिक्रिया है क्या? देखिए, जहां ये COOH समूह जुड़ा हुआ होता है उससे जस्ट अगला कार्बन एल्फा कार्बन कहलाता है। उससे अगला कार्बन हम बीटा कार्बन और फिर इसी प्रकार से एल्फा, बीटा, गामा और डेल आदि रूप में हम इन कार्बनों को वर्गीकृत कर सकते हैं। इनके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन एल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन या गामा आदि हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो हेल-वोल्हार्ड-ज़िलेंस्की अभिक्रिया HVZ अभिक्रिया में क्या है कि जब कोई कार्बनिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल हैलोजन के साथ क्रिया करता है तो ये एल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है इस हैलोजन के द्वारा। इसी अभिक्रिया को हेल-वोल्हार्ड-ज़िलेंस्की अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपको लिखनी पड़ जाए, इस अभिक्रिया की व्याख्या करनी पड़ जाए, तो आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, जब फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजनों के साथ क्रिया करता है तो वह सभी एल्फा हाइड्रोजनों को हैलोजनों द्वारा प्रतिस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को हेल-वोल्हार्ड-ज़िलेंस्की या HVZ अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लेकर चलें CH3COOH एसिटिक अम्ल में, ये एल्फा कार्बन जिसके पास 3 हाइड्रोजन हैं, इसमें हम फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, तो ये आपका पहले बना देगा CH2Cl-COOH या एल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल जिसको बोल सकते हैं। लेकिन जब ये फर्दर अभिक्रिया कराई जाती है क्लोरीन के साथ तो ये सभी हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएंगे और ये बन जाएगा आपका CHCl2COOH और फिर बन जाएगा CCl3COOH। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हमें अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो यह अभिक्रिया ही HVZ अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन अगर हम कुछ इस प्रकार से CH3CH2COOH इस प्रोपेनोइक अम्ल को ले लें, इसके साथ हम फास्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन कोई भी हैलोजन यहाँ पर लिया जा सकता है। तो अब की बात देखिए, ये एल्फा हाइड्रोजन है और ये बीटा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो अब की बार जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी वो केवल 2 बार होगी, यानी ये आपका बन जाएगा CH3 CBr2 CBr2 और COOH।
COOH, और प्लस में जो ये आपके हाइड्रोजन हटे ब्रोमीन बचे हुए हैं वो HBr के रूप में अलग हो जाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम इस उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहां पर जो हमारा फास्फोरस है वो एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, और इसका एक स्पेशल कार्य होता है कि ये पहले हेलोजन के साथ क्रिया करके एक PCl3 या PCl5 ट्राई या पेंटा हेलोजन कंपाउंड बना देता है, जो इस अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। CH3COOH को हम यहाँ पर ले रहे हैं। जब इसके साथ ये PCl3 या PCl5 अभिक्रिया करेगा, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ प्रदर्शन दिया था इसके बारे में कि यहाँ पर ये OH समूह को प्रतिस्थापित कर देता है, और ये CH3COCl यानी कि ऑयल हैलाइड कंपाउंड, यहाँ पर हमारा ऑयल क्लोराइड है तो ये ऑयल क्लोराइड कंपाउंड का निर्माण कर देता है। तब ये ऑयल क्लोराइड जो है इसका प्रतिस्थापन, जो ये अल्फा पोजीशन पर प्रतिस्थापन है, ये अम्लों की तुलना में इस ऑयल क्लोराइड का प्रतिस्थापन आसानी से हो जाता है। अर्थात अगर हम CH3COOH और CH3COCl इन दोनों समूहों में हम क्लोरीन की अभिक्रिया कराएं, तो इनमें से जो अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड की है वो फास्ट होती है इस एसिटिक अम्ल की तुलना में। दोनों अभिक्रियाओं में बनेगा CCl3COOH, और यहां भी आपका बनेगा CCl3COCl प्लस HCl अलग हो जाता है, लेकिन ये अभिक्रिया फास्ट होती है इसकी तुलना में। ये इस COCl COOH समूह के कारण जो प्रतिस्थापन होता है, इनके गुण तुलनात्मक रूप के कारण ये प्रभाव अधिक होता है। इन अल्फा प्रतिस्थापित यौगिकों में अगर हम देखें तो जो ये अल्फा हेलोजन है जो ये प्रतिस्थापित हुआ है, ये बहुत ही अधिक क्रियाशील होता है और आसानी से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम जलीय KOH ले लें तो ये Cl इस OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, यानी यहाँ पर यौगिक बन जाएगा हमारा CH2OH। इस Cl के स्थान पर आपका OH समूह आ जाता है, बाकी COOH सेम टू सेम हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम इसकी अभिक्रिया करा दें एल्कोहलिक KCN के साथ, तो ये अब Cn से प्रतिस्थापित हो जाएगा, यानी हो जाएगा CH2CN COOH के रूप में। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम एल्कोहलिक अमोनिया की NH2H की बात करें, तो यहाँ इस NH2 समूह के द्वारा ये प्रतिस्थापित हो सकता है, यानी यौगिक में हम NH2 समूह को प्रतिस्थापित कर देते हैं। इस अभिक्रिया का प्रयोग अधिकतर, जैसे यहाँ पर अगर हम कह दें तो ये आपका 2 हाइड्रोक्सी एथेनोइक अम्ल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कैसे प्राप्त करेंगे वाली अभिक्रियाओं में हम इस अभिक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लेकर चलें तो एरोमेटिक अम्लों की बेंजीन रिंग के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। तो बेंजीन रिंग में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा जो अम्ल आता है वो बेंजोइक अम्ल आता है C6H5COOH। किसी भी पहले से उपस्थित समूह के अनुसार ये स्थिति ऑर्थो, ये मेटा और ये स्थिति पैरा कहलाती है। मैंने आपको पीछे किसी वीडियो में प्रदर्शित किया था कि जब ये द्विबंध युक्त कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक समूह वहां पर उपस्थित होता है, तो उसका दैशिक प्रभाव मेटा होता है, यानी जो आने वाला कोई समूह होगा वो मेटा पोजीशन पर जाता है। यहाँ बेंजीन रिंग के साथ अगर हम COOH समूह को देखें, COOH समूह को अगर देखते हैं तो यहाँ ये द्विबंध युक्त समूह है, तो जाहिर सी बात है जो आने वाला समूह होगा वो मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। इसे कुछ इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन के रूप में इस प्रकार से भी समझा जा सकता है। देखिए जो बेंजीन रिंग पर अभिक्रियाएं होती हैं उस पर इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, यानी अटैक करने वाला जो समूह होता है वो इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव होता है। अब ये E पॉजिटिव अटैक कहाँ करेगा, जब इस बेंजीन रिंग पर कहीं कोई नेगेटिव पॉइंट उपस्थित होगा, क्योंकि पॉजिटिव के बीच में तो आकर्षण नहीं होगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आकर्षण होगा, जहां पर ये
अटैक करेगा। तो देखिए इसकी संरचना को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ जो ये ऑक्सीजन है ये यहाँ उपस्थित द्विबंध के इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस बेंजीन रिंग को अगर हम ऐसे द्विबंधात्मक रूप में प्रदर्शित करें इस गोल बिंदु के स्थान पर, तो यहाँ अब ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है ये कार्बन की ओर को प्रतिस्थापित होगा। तो यहाँ क्या संरचना हो सकती है कि जो COOH समूह जुड़ा हुआ था उसमें इस C के साथ यहाँ ऑक्सीजन पर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH, ये तो हो गया डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ कोई बंध उपस्थित नहीं है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये दो बंध सेम टू सेम। अब हम एक बात कह सकते हैं कि जो ऑर्थो पोजिशन आई वो पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर तो अटैक करेगा नहीं। तो इसकी तुलना में ये कार्बन कुछ ऋणात्मक प्रवृत्ति का होता है इसके मुकाबले में। वैसे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज तो ऑक्सीजन पर है, लेकिन हमें बेंजीन रिंग में प्रतिस्थापन करना है तो इस पॉजिटिव की तुलना में यहाँ कुछ नेगेटिव होगा। तो जाहिर सी बात है जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा वो मेटा पोजिशन पर अटैक करेगा। अब इसके बाद एक और संरचना हम इसकी बनाकर देख लें। यहां से ये द्विबंध अगर इसकी ओर को दे तो ये संरचना बन जाएगी बेंजीन रिंग पर ऊपर तो हमारा C डबल बॉन्ड के साथ O नेगेटिव और OH जुड़ा हुआ रहेगा। अब यहाँ ये बन गया आपका डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनने का यहाँ खाली पोजीशन हो गई तो इस पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और ये सेम टू सेम आपका बॉन्ड रहेगा। अब ये देखिए फिर इस पॉजिटिव की तुलना में ये आपका नेगेटिव या ये भी दोनों मेटा पोजीशन है, तो किसी भी एक पोजीशन पर यानी मेटा पोजीशन पर ही जो अटैकिंग एजेंट है जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक कर देता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि COOH समूह मेटा देशिक प्रभाव युक्त समूह होता है। तो इसके द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली कुछ अभिक्रियाएं देखते हैं। इनमें सबसे पहली हम हैलोजनीकरण लेकर चलते हैं। जब हैलोजन का प्रतिस्थापन बेंजीन रिंग में हो जाता है तो उसे हैलोजनीकरण कहेंगे। यानी बेंजीन रिंग में जब COOH यानी बेंजोइक अम्ल के साथ जब क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं, हैलोजन की अभिक्रिया कराते हैं, तो मेटा पोजीशन पर COOH के साथ मेटा स्थिति पर हमें क्लोरीन प्राप्त हो जाता है और इस यौगिक का नाम हो जाएगा मेटा क्लोरोबेंजोइक अम्ल। तो ये मेटा पोजीशन पर हमें यौगिक प्राप्त हो जाता है। अब इसी आधार पर हैलोजनीकरण के साथ अगर हम नाइट्रीकरण को ले लें तो नाइट्रीकरण में भी जब इस बेंजोइक अम्ल के साथ COOH यहाँ पर हो गया HNO3 नाइट्रिक अम्ल HONO2 के रूप में इसको लिख सकते हैं, इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो भी हमें मेटा पोजीशन पर नाइट्रो समूह प्राप्त होकर ये मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से सल्फोनीकरण को देखा जा सकता है कि बेंजोइक अम्ल पर जब H2SO4 की अभिक्रिया कराई जाती है तो मेटा पोजीशन पर हमें SO3H यानी सल्फोनिक समूह प्राप्त हो जाता है, जिसको मेटा कार्बोक्सी सल्फोनिक अम्ल का नाम दिया जा सकता है। अब जो ये COOH समूह है इसका प्रभाव इतना अधिक होता है कि ये बेंजोइक अम्ल एक फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है जिसमें एल्किल समूह का प्रतिस्थापन होता है, उस अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं कर पाता। इसका कारण कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है क्या कारण है कि बेंजोइक अम्ल फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता। तो इसका कारण आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि बेंजोइक अम्ल में उपस्थित COOH समूह बेंजीन रिंग को इतना अधिक डीएक्टिवेट या अक्रियशील कर देता है कि वह R पॉजिटिव यानी एल्किल समूह का प्रतिस्थापन नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से हमने आज की वीडियो में आपका एल्किल समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं और एरोमेटिक यौगिकों की बेंजीन रिंग के कारण होने वाली अभिक्रियाएं आपको समझा दी। अब हम अगली वीडियो में आपके लिए इस कार्बोक्सिलिक अम्ल से संबंधित कुछ अगली वीडियो प्रस्तुत करेंगे, जिसमें मुख्य यौगिक आपके फार्मिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, उनके बनाने की विधि, उनके गुण, उपयोग आदि और विभिन्न प्रकार के जो मुख्य महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर में है
उनके लिए आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करेंगे। हर वीडियो की तरह इसमें भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारी वीडियो को अच्छी प्रकार से समझा है, आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक करना न भूलें। लाइक जरूर करें, उससे हमारा भी उत्साहवर्धन होगा और आपको आगे आने वाली जो वीडियो हम प्रस्तुत करेंगे उनमें हम और उत्साह और मेहनत के साथ आपको नई वीडियो प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।